Welcome back, dear students and doctors. This is the another topic CT 1.15 where we will discuss about prescribe an appropriate ATD anti-tubercular treatment regime based on location of disease, smear positive and negative status of the patient, and also in the comorbidities based on the current national guidelines including diet observed TB treatment. Fine. सो इस वाले जो डिस्कशन है इसमें हम देखेंगे कि ATD का रेजिम, किसी टीबी पेशेंट को हमने डायग्नोस किया, उसको हम टीबी का रेजिम कैसे देंगे, कितना देंगे, क्या डोजेज होंगी, बेस्ड ऑन आवर करंट जो गाइडलाइंस है, दैट इज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम NTEP. हमारा लोगो है टीबी मुक्त भारत, टीबी हारेगा देश जीतेगा. ओके, एंड डॉट्स इज योर डाइट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट. सो इसको हम अकॉर्डिंगली समझेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? द लर्निंग ऑब्जेक्टिव फॉर आवर दिस डिस्कशन इज नंबर वन, we will know prescribe an appropriate ATT regime, that is anti-tubercular treatment based on the number one location of the disease, smear positive और negative status of the patient, especially वो patient जिनको pulmonary tuberculosis है. alright, and comorbidity का मतलब ये हुआ कि पेशेंट को डायबिटीज़ तो नहीं है, क्रोनिक किडनी डिजीज़ तो नहीं है, क्रोनिक एल्कोहलिक डिजीज़ तो नहीं है, CLD, CKD, ऐसे पेशेंट को यदि ट्यूबरकुलोसिस है, उस केस में हम टीबी का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, हमारा रेजीम, हमारा जो ड्रग्स होंगी वो क्या क्या होंगी, उसको भी हम इसमें थोड़ा सा समझेंगे. ऑलराइट, एंड वी विल अंडरस्टैंड द ATD प्रेस्क्रिप्शन एज पर आवर करंट नेशनल गाइडलाइंस. की करंट जो हमारा नेशनल गाइडलाइंस है उसमें हम ATD कैसे देते हैं, कैसे प्रेस्क्राइब करते हैं. सो कमिंग टू प्रेस्क्राइबिंग एन एप्रोप्रिएट ATD रेजिम. सो सबसे पहले हम ये देखना है कि एप्रोप्रिएट रेजिम जो होता है ATD का, एप्रोप्रिएट रेजिम कैसा होना चाहिए. सो एन एप्रोप्रिएट ATD रेजिम मस्ट हैव, एक्चुअली शुड हैव, बट इट मस्ट हैव 3R. जो भी हमारे टीबी का रेजिम हम देते हैं, टीबी का जो भी हम ट्रीटमेंट करते हैं, जो भी मेडिकेशन हम देते हैं, उसमें ये 3R मस्ट है, हमें वो फॉलो करना चाहिए. नंबर वन इज द राइट डोजेज. राइट डोजेज का क्या मतलब हुआ? एज पर वेट ऑफ द पेशेंट. टीबी की दवाएं स्ट्रिक्टली एज पर वेट ऑफ द पेशेंट होती हैं. फॉर एग्जांपल, यदि कोई पेशेंट 60 किलो का है, कोई पेशेंट 20 किलो का है, कोई पेशेंट 100 kg का है, उस केस में डोजेज अलग अलग होती हैं. फाइन. सो वो टीबी की दवाएं एब्सोल्युटली एज पर वेट ऑफ द पेशेंट होना चाहिए, एंड वो एक स्टैंडर्ड डोज होती है. और इट शुड बी, नंबर टू इज योर राइट टाइम. राइट टाइम का मतलब क्या हुआ? ऑल ड्रग शुड बी टेकन एट द राइट टाइम. मीन्स ऐसा नहीं कि हम टीबी की कोई दवाई सुबह ले रहे हैं, एक दवाई शाम ले रहे हैं, एक दवाई रात को ले रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है. टीबी की जितनी भी दवाइयाँ होती हैं, दैट मस्ट बी गिवन एट अ पर्टिकुलर राइट टाइम. यदि पेशेंट मॉर्निंग में ले सकते हैं, ठीक है, कंफर्टेबल लेने के लिए, तो सुबह 7 या 8 बजे आफ्टर ब्रेकफास्ट या बिफोर ब्रेकफास्ट जैसे लेना चाहें. यदि शाम को लेना चाहें 6 बजे या 5 बजे, सो दैट टाइम जो भी पेशेंट ले रहे हैं, जैसे मैंने शुरू किया पेशेंट को एज पर हिज कन्वीनियंस, वो स्ट्रिक्टली फॉलो होना चाहिए. यदि पेशेंट सुबह लेना चाह रहे हैं तो सुबह ही लेंगे एक टाइम पे, रात को लेना चाह रहे हैं तो रात को ही लेना चाहेंगे. ठीक है, हमको डिवाइड नहीं करना है कि सुबह दे रहे हैं फिर शाम को दे रहे हैं, ये बिल्कुल भी नहीं करना है टीबी के रेजिम में. फाइन. एंड राइट ड्यूरेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. कई बार पेशेंट क्या होता है, टीबी की पेशेंट जो होते हैं वो दवाइयाँ लेते हैं, 1-2 महीने बाद वो छोड़ देते हैं. सो दैट मस्ट नॉट बी देयर. सो ATD टू बी टेकन फॉर राइट ड्यूरेशन एज प्रेस्क्राइब्ड फॉर 6 months और 9 months डिपेंडिंग ऑन द क्लिनिकल कंडीशन. पेशेंट की जैसे डिजीज है, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है या एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है, हमने एक रेजिम बना दिया कि भाई आपको ये मेडिसिन 6 महीने के लिए लेना है या 9 महीने के लिए लेना है, डिपेंडिंग ऑन द डिजीज कंडीशन. ये जो ड्यूरेशन है वो स्ट्रिक्टली फॉलोड होना है. मतलब ऐसा नहीं कि 2 महीने लिया, 3 महीने ले लिया और दवाई छोड़ दिया, ऐसा बिल्कुल भी टीबी के ट्रीटमेंट तो हमें बिल्कुल भी नहीं करना है. बिकॉज इससे क्या होता है, फेलियर होगा, नंबर वन. नंबर दूसरा, MDR ट्यूबरकुलोसिस होने के चांसेस, रिस्क बहुत बढ़ जाते हैं. ऑलराइट. सो व्हेन वी प्रेस्क्राइब एन एप्रोप्रिएट ATT रेजिम, इसके लिए 3R जो है वी शुड ऑलवेज रिमेंबर, दैट इज वन इज राइट डोजेज, राइट टाइम एंड राइट ड्यूरेशन. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो. ऑलराइट. सो बिफोर प्रेस्क्राइबिंग ATT रेजिम वी शुड नो द क्लासिफिकेशन ऑफ द टीबी केस. जो एक टीबी का केस होता है पेशेंट, उसको हम कैसे क्लासीफाई करते हैं. सो फर्स्ट वी क्लासीफाई बाय द एनाटॉमिकल साइट ऑफ द डिजीज. पेशेंट को डिजीज कहाँ की है, कहाँ की ट्यूबरकुलोसिस है, उसके ऊपर हम पेशेंट को 2 भाग में डिवाइड करते हैं. नंबर वन इज योर पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस. उसमें कैसे PTB क्या होता है? एनी माइक्रोबायोलॉजिकली कन्फर्म्ड और क्लिनिकली डायग्नोस्ड केस ऑफ TB इन्वॉल्विंग लंग पेरेन्काइमा और ट्रैकियोब्रोंकियल ट्री. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट tuberculosis involving lung parenchyma and tracheobronchial tree. For example, किसी को endobronchial tuberculosis है तो that will be taken as a case of pulmonary tuberculosis. Alright. Second is your extra pulmonary tuberculosis, EPTB बोलते हैं. EPTB क्या होता है? Any microbiologically confirmed or clinically diagnosed case of tuberculosis involving
organs other than lungs. Fine. For example, pleura, lymph nodes, intestine, genitourinary tract, joint and bones, meninges of the brain. So ये सारे के सारे आते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस में. हमें जानना है कि here pleura and lymph nodes. So mediastinal and lymphadenopathy, tubercular pleural effusion, these are the example of extra pulmonary tuberculosis. Fine. Another is your miliary tuberculosis. Miliary tuberculosis क्या होता है? It is classified as a pulmonary tuberculosis because there are lesion in the lungs, and a patient with both pulmonary and extrapulmonary TB should be classified as a case of PTB. ऐसे पेशेंट जिनको पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस भी है, साथ में एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस भी लग रहा है, एब्डोमेन में भी लिम्फ नोड है या नेक्रोटिक लिम्फ नोड है, मेनिंजाइटिस है पेशेंट और चेस्ट में भी लेजन है. सो ऐसे केसेस को हम पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं. ठीक है. नाउ दिस अगेन अ क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस टीबी. वो तो हमने एनाटॉमिकल साइड पे डिजीज कहाँ है वो हम टीबी को हमने उसको क्लासीफाई किया. एंड दिस क्लासिफिकेशन इज एज पर प्रीवियस टीबी ट्रीटमेंट. यदि पेशेंट ने पहले कभी टीबी का ट्रीटमेंट लिया है उसके बेस पे हम जो टीबी के पेशेंट को एक डिवाइड करते हैं. नंबर 1 इज योर न्यू केस. फाइन. न्यू केस क्या होता है? ए टीबी पेशेंट हु हैज़ नेवर हैड ट्रीटमेंट फॉर टीबी और हैज़ टेकन एंटी टीबी ड्रग्स फॉर लेस देन 1 मंथ. इसका क्या मतलब हुआ? एक पेशेंट है ट्यूबरक्लोसिस, एकदम नया पेशेंट है, जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन था पेशेंट का, हमने उसको डायग्नोस किया पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, और पेशेंट को पूछने कि आपने कभी टीबी की दवाई खाई है या पहले कभी आपको टीबी हुआ है. यदि कभी नहीं हुआ है पेशेंट को या टीबी दवाई लिया है बट लेस देन 1 मंथ लिया है, सो ये सारे पेशेंट जो होते हैं इनको हम बोलते हैं न्यू केसेस. दूसरे टाइप के होते हैं, दीज आर कॉल्ड प्रीवियसली ट्रीटेड पेशेंट. इसमें क्या होता है? दीज आर द पेशेंट हु हैव रिसीव्ड 1 मंथ और मोर ऑफ एंटी टीबी ड्रग्स इन द पास्ट. फॉर एग्जाम्पल, पेशेंट ने कभी एटीडी लिया है 1 महीने से ज़्यादा के लिए यदि लिया हुआ है, या फ्यूचर में कभी उन्होंने टीबी का इलाज लिया हुआ है, सो दैट विल ऑल कम इन द केस ऑफ प्रीवियसली ट्रीटेड केसेस. ऑलराइट. रिकरेंट टीबी केस क्या होता है? रिकरेंट टीबी केस इज अ टीबी पेशेंट प्रीवियसली डिक्लेयर्ड एज सक्सेसफुली ट्रीटेड, cured or treatment completed and is subsequently found to be microbiologically confirmed TB case. Alright. So एक TB का पेशेंट जो कि पहले उसको प्रीवियस पास्ट में कभी TB हुआ था और उसको हमने सक्सेसफुली ट्रीट कर दिया था एंड नाउ उनको दोबारा से हो गई है, सो उस केस में हम उसको बोलेंगे रिकरेंट TB केस. ऑलराइट. नाउ कमिंग टू द रेजिम फॉर ड्रग सेंसिटिव TB रेजिम. सो ड्रग सेंसिटिव मतलब जो रिफार्मसिन सेंसिटिव जो ट्यूबरक्लोसिस होती है, ड्रग सेंसिटिव TB हम बोलते हैं इनका जो रेजिम होता है. फॉर एग्जांपल न्यू केसेस हमने देखा प्रीवियसली ट्रीटेड. सो न्यू केसेस में हम IP मतलब इंटेंसिव फेज, CP इज योर कंटिन्यूएशन फेज. सो ट्रीटमेंट होता है 2 मंथ ऑफ HRJD एंड ट्रीटमेंट रेजिम इन द CP इज योर 4 मंथ ऑफ HRE. H का मतलब क्या हुआ? आइसोनियाजाइड, R इज रिफार्मसिन, Z इज योर पायराजिनामाइड, E इज योर एथम्ब्यूटोल. 2 इज मीन्स 2 मंथ फॉर HRJD एंड 4 मंथ फॉर HRE, दैट इज 6 मंथ ऑफ ट्रीटमेंट इन CP. Now here you can see previously treated also the regime remains the same, 2 months of HRJD and 4 months of HRE. So new cases and previously treated cases के लिए जो regime है that is in both case it is same. Difference कहाँ पे आता है? जब हम किसी previously treated patient को treat करते हैं तो हमें इस regime को देने से पहले 2 HRJD plus 4 HRE हमें patient को resistant pattern को rule out करना है कि इस patient को MDR TB तो नहीं है. सो यदि वो पेशेंट रिफार्मसिन सेंसिटिव आ जाता है तो उस केस में हम रेजिम सेम रखते हैं 2 HRJD एंड 4 HRE. यदि पेशेंट को रिफार्मसिन रेजिस्टेंस आता है बाय द टेस्ट, हम टेस्ट करते हैं, CB नेट करते हैं, जीन एक्सपर्ट करते हैं, उस केस में हम पेशेंट को MDR TB का जो ट्रीटमेंट एल्गोरिदम है उसमें हम पेशेंट को शिफ्ट करेंगे और उसका जो रेजिम होता है दैट इज एंटायरली डिफरेंट. ऑलराइट. सो न्यू केस में हमने 2 HRJD दिया और प्रीवियसली ट्रीटेड केस में हमें रूल आउट करना है कि ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस तो पेशेंट को नहीं है, एंड देन वी विल प्रेस्क्राइब द सिमिलर रेजिम. दिस इज योर ड्रग सेंसिटिव TB ट्रीटमेंट एज पर NTP. दिस इज योर रेजिम दैट्स वी हैव जस्ट डिस्कस नाउ, एंड दीज आर द ड्रग डोजेस फॉर द फर्स्ट लाइन एंटी TB ड्रग. ये हमें पता होना चाहिए, याद भी रखना है हमें. आइसोनियाजाइड दैट इज 5 mg पर kg पर डे, रेंज है इसका 4 to 6 mg पर kg. रिफार्मसिन का जो डोज है 10 mg पर kg पर डे, दैट इज योर 8 to 12 mg पर kg ये रेंज है. पायराजिनामाइड का 25 mg पर kg डेली. एथम्ब्यूटोल इज 15 mg पर kg डेली. स्ट्रेप्टोमाइसिन इज 50 mg पर kg डेली डोज. नाउ बट स्ट्रेप्टोमाइसिन को हम अभी यूज़ नहीं करते हैं, सर्टेन सिचुएशंस में हम इसको यूज़ करते हैं लाइक TB मेनिंजाइटिस, समटाइम हम इसको स्ट्रेप्टोमाइसिन को यूज़ कर सकते हैं. बट नाउ इट इज इंजेक्टेबल्स आर बेस्ट अवॉइडेड. TB के ट्रीटमेंट में अब हम इंजेक्टेबल्स को अवॉइड ही करते हैं और नहीं देते हैं. ऑलराइट. अनटिल अनलेस कहीं पे हमें ज़रूरत पड़ती है तो पहले हम वहाँ पे दे सकते हैं. सो दिस इज वेट कैटेगरी जो हमने डिस्कस किया 25 to 34
उसमें हम क्या देते हैं, FDC इज़ अ फिक्स डोज कॉम्बिनेशन। इसमें क्या होता है, टैबलेट फॉर्म में ये 4 दवाइयाँ अवेलेबल होती हैं, HRZE, ये इनका स्ट्रेंथ होता है। H इज 75 मिलीग्राम, रिफाम्सिन इज 150, पायराजिनामाइड 400 मिलीग्राम, एथामिटोल इज 275। ये एक ड्रग में ये 1 टैबलेट में चारों की चारों ड्रग्स होती हैं। तो उसको हम डिपेंड करता है बॉडी वेट के हिसाब से, पेशेंट का जो वेट कैटेगरी देखते हैं उसके इसमें हम 2 देंगे। CP में भी 2 देते हैं। CP में दैट इज और ये 4 FDC है, ये 3 FDC। 4 FDC मतलब यहाँ पे 4 मेडिसिन हैं, HRJD। CP में इट इज कॉल्ड 3 FDC, मीन्स देयर इज HRNE। ऑलराइट, यदि किसी पेशेंट का वेट 35 to 49 kg है तो हम 3 टैबलेट देंगे, यदि 50 to 64 है तो 4 टैबलेट देंगे। सो दिस इज ऑल एज पर योर वेट बैंड। मोर देन 75 है तो 6 टैबलेट हम देंगे। ऑलराइट, सो in NTEB for adults, 4 FDC is given in IP that consists of HRJD and 3 FDC given in CP that consists of HRE. Alright, and during treatment, if the patient weight increases by 5 kg then and cross the next weight band, then the patient should be given the next higher weight band FDC drug. For example, यदि पेशेंट का वेट गेन हो जाता है, ये नेक्स्ट वेट बैंड में शिफ्ट हो जाता है ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, सो हम उसकी डोज को वेट के हिसाब से बढ़ा देंगे, जो हमने अभी देखा कि दैट ATD must be as per the weight of the patient. All right. So look here, this is your 4 FDC. 4 FDC कैसा होता है, ये ऐसे स्ट्रिप्स में आती है मेडिसिन एक टैबलेट के अंदर। ये जो एक टैबलेट में ये चारों की चारों मेडिसिन होती हैं, रिफाम्सिन, आइसोनियाजाइड, पैराजिनामाइड, एथामिटोल, ये चारों ड्रग्स होती हैं 4 FDC में। एंड दिस इज योर 3 FDC, वेयर वी कैन सी रिफाम्सिन, आइसोनियाजाइड एंड एथामिटोल। सो दिस इज योर HRE एंड दिस इज योर HRJD. सो दिस इज हाउ 4 FDC लुक लाइक। देखिए किसी पेशेंट का वेट है तो उसमें हम इसको एज पर द वेट बैंड 1 या 2 टैबलेट या 3 टैबलेट हम बोलते हैं कि आपको एक साथ इनको सुबह में लेना है या शाम में लेना है, जैसे पेशेंट का कन्वीनियंट है। ऑलराइट, सो दिस इज गिवन एज पर द वेट ऑफ द पेशेंट। दिस इज अ टिपिकल रिवाइज नेशनल TB कंट्रोल प्रोग्राम, जिसमें आपका डेली FDC रेजिम शेड्यूल फॉर एडल्ट्स है एंड फॉर पीडियाट्रिक्स है। इसको हम फॉलो करते हैं जब हम TB का ट्रीटमेंट करते हैं। द वेट कैटेगरी रिमेन्स द सेम। इसमें देयर आर 1, 2, 3, 4 and 5 वेट कैटेगरी आर देयर। सो पेशेंट जिस भी कैटेगरी में जिस वेट बैंड में फॉल करता है हम उसको अकॉर्डिंगली HRJD 2 टैबलेट 3 टैबलेट एज पर द वेट ऑफ द पेशेंट हम पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं। ये सेम ऐसा ही है FDC जो हमारा है पीडियाट्रिक एज ग्रुप के लिए, दैट इज लेस देन 18 ईयर्स में भी हम सेम। दीज आर द वेट बैंड 4 to 7 kg, 8 to 11 kg, 12 to 15 एंड सो ऑन। सो एज पर द केस न्यू एंड प्रीवियसली ट्रीटेड पेशेंट, हियर यू कैन सी न्यू एंड प्रीवियसली ट्रीटेड पेशेंट, ऑल पेशेंट। ऑलराइट, इनको हम एज पर द वेट ऑफ द पेशेंट हम इनको ट्रीट करते हैं। नाउ कमिंग टू द TB विद कोमॉर्बिड इलनेस, ये जानना हमें बहुत जरूरी है बिकॉज ATD इज इन appropriate weight band should be prescribed in the patient with comorbid illness wherever possible. हमें पता होना चाहिए कि TB के लिए जो बेस्ट स्टैंडर्ड जो ट्रीटमेंट है दैट इज हमारा जो 4 FDC 3 FDC है। सो यदि किसी पेशेंट को कोमॉर्बिड इलनेस भी है और पेशेंट टॉलरेट कर सकते हैं तो बेस्ट टू प्रेस्क्राइब दैट स्टैंडर्ड ATD, बट सम टाइम ऐसा हो नहीं पाता है बिकॉज पेशेंट को अंडरलाइंग मेडिकल प्रॉब्लम्स होती हैं। सो ATD modifications is required where standard ATD cannot be prescribed like chronic kidney disease and chronic liver disease because ये जो ड्रग्स होती हैं दे आर मेटाबोलाइज्ड इन द किडनी एंड दे आर मेटाबोलाइज्ड इन द लीवर ऑल्सो। सो देखिए किसी पेशेंट को क्रोनिक किडनी डिजीज है, क्रोनिक लिवर डिजीज है, तो ऐसे केसेस में हमें ये जो एंटी TB मेडिसिन है इसको हमें मॉडिफाई करना पड़ता है। ऑलराइट, सो व्हाट वी डू इन दिस केस वी यूज द सेफ एंटी TB ड्रग्स एज पर द पेशेंट कोमॉर्बिड इलनेस। पेशेंट की जो कंडीशन होती है, उनको जो भी साथ में दिक्कतें होती हैं उसके अकॉर्डिंगली हम TB की जो मेडिसिन का जो डोज है उसको हम एडजस्ट करते हैं। ऑलराइट, एंड ATD डोजेज आर मॉडिफाइड एज पर लीवर एंड किडनी प्रोफाइल ऑफ द पेशेंट। जो पेशेंट का LFT और KFT हम कराते हैं और अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से हम पेशेंट को जो उनकी एंटी TB जो ड्रग्स है उसकी डोज को भी हम मॉडिफाई करते हैं, ड्यूरेशन को भी हम कई बार मॉडिफाई करते हैं। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड TB विद कोमॉर्बिड इलनेस डायबिटीज। डायबिटीज को हमें समझना है बिकॉज दिस इज अ डबल ट्रबल। हियर यू कैन सी TB एंड डायबिटीज इज अ डबल ट्रबल। डायबिटीज एंड ट्यूबरक्लोसिस इट्स अ वेरी risky situation, difficult situation to treat also. What happens in that situation? Diabetes have a higher risk for TB. जो diabetic के पेशेंट होते हैं already we know that they have immunosuppression, so they have a high risk for tuberculosis disease. Although in that case also we try to prescribe standard ATT and strict control of blood sugar is must for effective TB treatment. यदि किसी diabetic पेशेंट को tuberculosis हो गई है और यदि हम TB ट्रीट कर रहे हैं बट यदि पेशेंट का शुगर्स कंट्रोल नहीं है सो उस केस में ट्रीटमेंट फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सो ऑलवेज जो पेशेंट जिसको डायबिटीज़ है उनको ट्यूबरक्लोसिस हो गई है तो स्ट्रिक्टली हमें ब्लड शुगर को भी और स्ट्रिक्ट डायबिटिक कंट्रोल इज रिक्वायर्ड थ्रू आउट द TB ट्रीटमेंट एंड इवन आफ्टर दैट ऑल्सो। ऑलराइट,
This is your CDC report 2021 tuberculosis surveillance report by CDC, where they say that 1 in the 4 people with TB disease also has diabetes. All right, so 1 in 4 people with the TB disease also has diabetes. So this is this much common. So diabetes is one of the most important comorbid illness with the TB. इसको हमें अच्छे से समझना है. होता क्या, we just discussed, it is a double trouble. What happens? Diabetes, in the presence of diabetes mellitus, there is altered immunity, there is immunosuppression. उस केस में पेशेंट को जो लेटेंट टीबी इन्फेक्शन है उसको रीएक्टिवेशन के चांसेस, एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. रिस्क ऑफ रिलैप्स इज ऑल्सो हाई एंड ऑल्सो रिस्क ऑफ डेथ इज वेरी हाई एज कम्पेयर टू नॉन डायबिटिक्स. And here it is important to understand that tuberculosis predisposed to hypoglycemia. Tuberculosis itself predisposed to hypoglycemia. कैसे होता है वो? Many studies suggested that TB can even cause diabetes in those not previously known to diabetic. Tuberculosis से डायबिटीज़ हो सकती है जिनको डायबिटीज़ कभी हुई नहीं है. ऑलराइट, ये टीबी से डायबिटीज़ होने का रिस्क कैसे रहता है? बिकॉज इट टीबी कॉजेज डिक्रीज हेपेटिक ग्लाइकोजेनेसिस, increase hepatic glycogenolysis and gluconeogenesis, leading to the increased glucose in the blood. It causes lack of the insulin due to impaired pancreatic islet because of the insulin deficiency. Tubercular bacilli suppress the sensitivity of the tissue to the insulin. By this mechanism also they can predispose to diabetes. Tuberculosis cause tissue destruction. This again predisposed to hyperglycemia and diabetic also. And we know that INH, जो isoniazid जो हम यूज़ करते हैं ड्रग्स इन एटेडी ट्रीटमेंट, दैट इज हैज़ द डायबिटोजेनेटिक इफेक्ट ऑफ INH. So these are the factors by which tuberculosis itself predisposed to hyperglycemia. So this is very important to understand. TB की वजह से हाइपरग्लाइसीमिया और डायबिटीज होने का रिस्क तो ऑलरेडी है ही, बट वैसे पेशेंट जिनको ऑलरेडी डायबिटीज़ है उनको यदि ट्यूबरक्लोसिस होती है तो दे हैव अ बिग डबल ट्रबल, दैट इज difficult to treat, high chance for relapse, and there is also very high chance of death in the patient of diabetes who suffer from tuberculosis. Now let's see what happens. Effect of diabetes mellitus on pulmonary tuberculosis. If the patient is having diabetes, then what happens if that patient develops pulmonary TB? कोई diabetic का patient उनको tuberculosis हो जाती है तो होता क्या है actually? The problem is number one, there is a more extensive exudation and caseation with the subsequent cavitation and toxemia. पेशेंट का लंग डैमेज काफ़ी होता है, उस केस में देयर इज एक्सटेंसिव एक्सुडेशन, कैसेशन एंड कैविटेशन फॉर्मेशन ऑल्सो. देयर इज अ मोर फ्रीक्वेंट हिमोप्सिस एंड प्लूरल इफ्यूजन. दिस पेशेंट हैव अ वेरी मोर फ्रीक्वेंट एपिसोड ऑफ हिमोप्सिस एंड इफ्यूजन. दे हैव अ प्रिडिलेक्शन टू हाइलर एंड बेजल लीजन्स. डायबिटिक पेशेंट में बेजल ट्यूबरक्लोसिस, लोअर जोन ट्यूबरक्लोसिस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं. ऑलराइट, एंड दे हैव अ लेस फ्रीक्वेंट एक्स्ट्रापल्मोनरी टीबी एंड फाइब्रस एडेशंस. डायबिटीज मेलाइटिस में ऑल्सो भी रिस्क फैक्टर ऑफ हेपेटिक टॉक्सिसिटी ऑफ एंटी टीबी ड्रग. यदि डायबिटिक पेशेंट को टीबी हो जाती है और हम एटीडी प्रेस्क्राइब करते हैं तो ऐसे पेशेंट को हेपेटोटॉक्सिसिटी बिकॉज ऑफ एटीडी होने का रिस्क ज़्यादा होता है. ऑलराइट, डायबिटीज कॉज एप चेंज इन द ओरल एब्जॉर्प्शन, डिक्रीज प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ द ड्रग्स एंड रेनल इंसफिशियंसी और फैटी लिवर विद इम्पेयर्ड ड्रग क्लियरेंस. सो डायबिटीज आर ऑल दिस इफेक्ट ऑन द फार्माकोडायनेमिक्स ऑफ दिस एंटी-ट्यूबरकुलर treatment. So what happens? What is the outcome? Effect of TB on diabetes mellitus. Worsening of diabetes state as tuberculosis might induce glucose intolerance and worsen glycemic control with increased insulin requirement and ketosis. Alright, they develop ketosis and increased insulin requirement in the patient of diabetic who develop tuberculosis. The endocrine function of pancreas has also been found to be adversely affected in severe tuberculosis, and there is a higher chance for chronic calcific pancreatitis that occur in patients with concomitant diabetes and tuberculosis, leading to an absolute or relative insulin deficiency state. सीवियर ट्यूबरक्लोसिस मतलब क्या हुआ? यदि पेशेंट को डिससेमिनेटेड ट्यूबरक्लोसिस है, काफ़ी सीरियस इन्फेक्शन है, उस केस में पैंक्रियाज भी इन्वॉल्व होता है एंड दैट कैन कॉज डैमेज. तो पैंक्रियाज का डैमेज होगा एंड दैट विल लीड टू द क्रोनिक कैल्सिफिक पैंक्रियाटाइटिस. क्रोनिक कैल्सिफिक पैंक्रियाटाइटिस हो जाएगा तो देयर विल बी एब्सोल्यूट, क्योंकि पैंक्रियाज से इंसुलिन रिलीज होता है. पैंक्रियाज, देयर इज अ पैंक्रियाटाइटिस is already there, so it is almost destruction of the pancreas and there is absolute or relative insulin deficiency state because insulin is not there because the pancreas is calcific. All right, so that leads to your diabetes. And effect of diabetes on treatment outcome. Diabetes mellitus associated with possibly delay in the sputum culture conversion. Patient को sputum culture conversion, जो patient sputum positive थे उनको sputum negative होने में कई बार टाइम भी लग जाता है. there is a increased risk of death, इंक्रीज रिस्क ऑफ रिकरेंट टीबी. सो डायबिटिक पेशेंट को ये सारे रिस्क रहते हैं ट्रीटमेंट आउटकम व्हेन दे डेवलप
tuberculosis. So this is very important to understand. So strict control of blood sugar is most effective, must for effective TB treatment. That we have already discussed, that diabetic patient must have a strict sugar control, strict blood sugar control when they develop tuberculosis and are on anti-tubercular treatment. So this comorbidity, diabetes, must have, we should know about each and everything about this. So diabetes को हमें बहुत अच्छे से समझना है, especially diabetes and TB, because they are the double trouble. So thanks for watching. This is all for today, and we will discuss the next topic in the forthcoming or the next upcoming videos. So thank you so much for watching.